हेलो एवरीवन, रात के 1:30 बजे हैं, 1:30 भी क्या, पौने 2 बजे हुए हैं और हमारे फिज़िक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो आईटी एडवांस के सॉल्यूशंस बनाने पे लगी हुई है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का आपको दे दूं। जो फर्स्ट पेपर है हमारी एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा टफ़र साइड पे था, क्योंकि जैसे यूजुअली आईटी का पैटर्न आता था, नॉर्मली फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा इजी आता था, केमिस्ट्री का इजी होता है, मैथ्स का यूजुअली टफ होता है, लेकिन इस बार फिजिक्स का जो पेपर है वो भी एक अच्छे लेवल पे था। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशंस बड़ी लंबी है, इस वजह से उनको टफ बोलना पड़ा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस बार देखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर उन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी पूछे गए जो जनरली पहले जेईई मेन में हुआ करते थे, जैसे कि पोलराइजेशन का क्वेश्चन एडवांस के अंदर पूछा गया। उसके अलावा एरर के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो अगर अपन पहले पेपर को प्राइमा फेसी देखें तो इसके अंदर एसएचएम, सेंटर ऑफ मास, ईएमआई के 2 क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एरर इन मेजरमेंट के 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिंग वेव्स, एसएचएम का एक और क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। एसएचएम का पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो भी एसएचएम का है। देन स्ट्रिंग वेव, एसएचएम, उसके बाद ईएम वेव, हीट ट्रांसफ़र, वेव ऑप्टिक्स, एरर अगेन एरर, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसी एंड मॉडर्न फिजिक्स अगेन। पहला पेपर था ये। दूसरे पेपर की अगर हम बात करें, एक वीडियो और लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको पूरा एनालिसिस देंगे, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोनों पेपर से। दूसरे पेपर में पहला क्वेश्चन था यूएनडी का, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन एसएचएम, देन ग्रेविटेशन, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेन, देन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन, थर्मोडायनेमिक्स, ईएमएफ, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एंड एलिमेंट साउंड वेव्स। तो मोरलेस आप देख सकते हैं कि दोनों पेपर मिला करके जो है वो चीज़ें तो सारी कवर हो रही है। और आईटी हमेशा, आईटी के पेपर में कुछ न कुछ आपको अच्छा मिलता है। इवन हम लोग एज ए फैकल्टी मेंबर जो बरसों से पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार कब आईटी का पेपर आए और कब उसको सॉल्व करें और उसके अंदर जो हिडन जेम्स हैं उनको ढूंढकर आपके सामने लेकर के आएँ। तो पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिनके अभी तक भी मतलब जैसे आंसर्स कई देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर टर्म्स उलझ रही है, उनके आंसर्स अभी निकल रहे हैं। अभी सॉल्यूशन जो है हमारी टीम बना रही है, अभी लगी हुई है। रात के 1:45 बज चुके हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और इस समय मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ पेपर 1 के पहले 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो इनमें देख सकते हैं हम पहला जो क्वेश्चन है, आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर 1। इस पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वी आर गिवन ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज विच इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इनसाइड ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल आर एज शोन इन फिगर। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड on the periphery of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. blah blah blah. लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी इरोडो के अंदर पहले से प्रेजेंट था। वहाँ पर ये एक स्फीयर हुआ करता था, छोटा स्फीयर हुआ करता था, और वहाँ पे 5/7 का फैक्टर आया करता था। इन्होंने इसमें क्या इनोवेशन किया है, इन्होंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग जो है वो ऐड कर दी है। तो इस स्प्रिंग की वजह से क्या है, जो ग्रेविटी इसको पुल बैक करेगी, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाएंगे, शिफ्ट करेंगे, ग्रेविटी इसको पुल बैक करने वाली है। तो यहाँ पर ग्रेविटी के साथ साथ इस बार एक फोर्स और लगने वाला है, और वो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, कौन सा मेथड यूज़ करें ताकि ये क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। कई तरीक़ों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ लोग इसको एनर्जी लिख के डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ लोग IOR के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, कुछ लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। भाई जिस पॉइंट के अबाउट भी लिखना हो लिखो। मैं आपको जो सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन। सो व्हेन आई विल शिफ्ट इट, इसके अंदर देखो बच्चों 2 तरह के एंगल होंगे। एक जो इसका सेंटर घूम रहा है, किसके अबाउट घूम रहा है, ये जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर या स्फीयर जो भी है उसके सेंटर के अबाउट घूम रहा है, C1 के अबाउट जो घूम रहा है वो वाला एंगल है। और एक एंगल जो ये अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूमता है वो एंगल है फाई। सो व्हेन समथिंग रोटेट्स प्योरली, व्हेन देयर इज अ प्योर रोटेशन, और जैसा कि इसमें बोला जा रहा है देयर इज नो स्लाइडिंग, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा। यस तो जब कोई चीज़ प्योर रोटेशन करती है
तो उसका सेंटर ऑफ मास जितना डिस्टेंस चलता है और उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना आप रोटेशन करते हो, उनमें ये रिलेशन होता है x इज इक्वल टू स्मॉल आर फाई. फाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अपने एक्सिस के अबाउट एंगल ऑफ रोटेशन है फाई, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन है किसके अबाउट, c1 के अबाउट. अब हम इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं. इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चला है कोई डिस्टेंस, मान लीजिए x, तो वो जो डिस्टेंस है x वो स्मॉल आर फाई होने के साथ साथ कैपिटल R माइनस स्मॉल आर थीटा भी है. ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस डिस्टेंस को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उससे, और एक जो ऊपर वाले एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उससे. तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरे आगे काम आने वाला है. अब इरोडो वाले सवाल में क्या था कि सिर्फ इस mg का जो कंपोनेंट होगा, देखो इस mg के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं. अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस mg का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा. इसका mg sin थीटा जो कंपोनेंट है, अगर मैं IUR यानी कि इसका डिस्क का जो नीचे नीचे वाला पॉइंट है उसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखता हूं, तो IOR के अबाउट जो टॉर्क आएगा, दैट टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस mg sin थीटा. दिस वाज द यूजुअल क्वेश्चन ऑफ इरोडो. लेकिन भाई साहब इस बारी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और है, और वो एक्स्ट्रा फोर्स है k टाइम्स x, एंड x इज इक्वल टू, ऑब्वियसली x की वैल्यू जो है उसको आप लिख सकते हो r फाई या कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा. तो इस बार यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग, जैसे जैसे बॉडी आगे जाएगी वैसे वैसे स्प्रिंग भी खींचेगी, और स्प्रिंग का जो खिंचाव होगा वो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसी के बराबर, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क लिखना है, IOR के अबाउट अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूँ, दैट टू रिस्टोरिंग, so these are the two forces which are going to provide the torque because normal is also passing through that point only. अब वो टॉर्क कैसे लिखा जाए, तो यहाँ जगह कम है इसलिए मैं एक पेज ऐड करके वहाँ पे लिख लेता हूँ. सो दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, वाइट पेन ले लेते हैं, तो mg sin थीटा इंटू स्मॉल r प्लस k टाइम्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाई थीटा into small r, and that should be equal to 3 divided by 2 mr square multiplied by phi double dot, and this is restoring angular acceleration. So that's why it is towards like ये इसको mean position की तरफ लाएगा वापस phi double dot. As we know that small r times phi is equal to capital R minus small r times theta. So phi double dot can be written as small r minus small r into theta double dot. इधर की तरफ सारी चीजें थीटा में है, उधर फाई उलझा हुआ था, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, स्मॉल r टाइम्स फाई डबल डॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R माइनस स्मॉल r टाइम्स थीटा डबल डॉट, विच आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो दिस विल बिकम 3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स m इंटू स्मॉल r मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा डबल डॉट. दिस इज ऑल्सो रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलेरेशन अबाउट c1. ये वापस ला रहा है इस एंगुलर एक्सेलेरेशन से. अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. एक स्मॉल r से एक स्मॉल r कट गया, थीटा छोटा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस विल बिकम mg मल्टीप्लाई बाय थीटा प्लस k टाइम्स r माइनस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू m इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, and this is my restoring angular acceleration theta double dot. As we know that if theta double dot is equal to इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम 2 डिवाइड बाई 3. ओके, ये स्मॉल m को जाके काट देगा. सो दिस विल बिकम g डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r. 2/3 बाहर आ गया. ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r जो है कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा भाई k डिवाइडेड बाय m प्लस थीटा. ये SHM की रिक्वायर्ड कंडीशन है, और आप देख सकते हैं ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है. हमसे ओमेगा पूछा जा रहा है.
और उस हिसाब से हमारा जो बेस्ट आंसर बनता है, एक बारी अपन पीछे चल के चेक कर लेते हैं। हमसे अगर ओमेगा पूछा जा रहा है तो हमारा जो बेस्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है एप्पल, ए फॉर एप्पल। 2 डिवाइड बाई 3 जी डिवाइड बाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस के डिवाइड बाई एम। देख सकते हो आप यहाँ पे ये आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने टफ कैटेगरी में रखा है क्योंकि यार बच्चों के लिए ना ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफर साइड पे है। बच्चे को बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो बच्चे से मिस होता है ना वो ये वाली टर्म मिस हो जाती है। जैसे ये वाली टर्म मिस होती है तो फिर वहाँ थोड़ा सा यार गड़बड़ हो जाती है, फिर उसका आंसर मैच नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपको पहला पेपर मिलता है और जिस हिसाब से ये पेपर, जो पेपर हमको मिला है, अगर यही पहला क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखता है तो थोड़ा सा एकदम से जर्क सा लगता है। तो बच्चे के लिहाज से क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा। दिस क्वेश्चन इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ SHM। अब इसके अंदर SHM का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसके अंदर ना RBD का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो SHM का कॉन्सेप्ट लग रहा है, RBD का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन लिख के किया तो आप बोल सकते हो वर्क पावर, एनर्जी और SHM RBD तीनों का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। मेथड कई सारे हैं लेकिन आंसर एक ही है। और क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अननोन क्वेश्चन है। क्वेश्चन इरोडो से है, डायरेक्ट मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इरोडो से है। आप देख सकते हैं, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब बच्चे IIT की तैयारी करने वाले हैं, अगले साल जो बच्चे IIT देंगे उसके अगले साल जो IIT की तैयारी करेंगे, उन बच्चों के लिए ये एक तरह से बेंचमार्किंग हो गई कि यार ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल क्वेश्चन, और बहुत सालों से हम लोग इन क्वेश्चंस को कराते हैं, ये हमारे नोट्स के क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, in a scattering experiment a particle of mass 2m collides with another particle of mass m which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic, the maximum angular deviation theta of the heavier particle as shown in the figure in radians is। क्वेश्चन बच्चों सेंटर मास का है, कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं इसको भी मैं एक स्मार्ट मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखूंगा यार, क्योंकि टाइम तो इसमें भी लगता है, दिमाग भी लगता है, और अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। ओवरऑल देखा जाए तो क्वालिटी है क्वेश्चन और पेपर के अंदर, पूरे पेपर में। सो इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज P1 वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज P2 वेक्टर and linear momentum of this particle after collision is P3 vector, then I can write P1 vector is equal to P2 vector plus P3 vector. If I am writing like this, I just want to know the maximum value of this angle. So somehow I want to create this angle. How can I create this angle? This theta is angle between P1 vector and P2 vector. So I'll do one thing. P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू P3 स्क्वायर कर देते हैं। इससे देखना इनका एंगल क्रिएट हो जाएगा। सो आई कैन राइट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस थीटा इज इक्वल टू P3 स्क्वायर। हम तो चाहिए रहते हैं एंगल कैसे भी करके आ जाए। तो देखो थीटा एंगल आ गया, P1 और P2 के बीच का एंगल है। अब मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन भी है, P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4m, इसका मास 2m है, इज इक्वल टू P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4m प्लस P3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। सो आई कैन राइट P3 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस P2, सॉरी नॉट प्लस, इट विल बी माइनस साइन, माइनस P2 स्क्वायर बाय 2। P3 स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के वहाँ डालने वाला हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नाउ P2 की टर्म्स में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि P1 तो मेरे को ना दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स 2P1 स्क्वायर प्लस 2P2 स्क्वायर माइनस 4P1 P2 कॉस थीटा इज इक्वल टू P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। देख सकते हो आप, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 3P2 स्क्वायर माइनस 4P1 P2 कॉस थीटा
प्लस P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा एक कॉस, ये जो P1 स्क्वायर है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और P1 इज अ कांस्टेंट, P2 इज अ वेरिएबल। P2 कोलिजन के बाद कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक P2 और एक थीटा। थीटा पे लिमिट चाहिए, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, आईआईटी एडवांस में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? हम क्या करते हैं, रियल रूट बना देते हैं, बोलते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। सो इट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेते हैं, ओके, यहाँ कर देता हूँ मैं। सो बी स्क्वायर, हाउ मच इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर हो जाएगा 16 P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा शुड बी मोर देन इक्वल टू 4 टाइम्स a विच इज 3 इंटू सी विच इज P1 स्क्वायर। P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर कट गया, ये वैसे भी कांस्टेंट था, और आप देख सकते हैं cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है, एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं सारी कैलकुलेशंस को। मेरे ख्याल से कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है इसके अंदर, तो एक बार देख लेते हैं। P0 स्क्वायर, ये भी सही है, सही है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सो cos स्क्वायर थीटा, मुझे लगा कि कैलकुलेशन एरर हो गई, लेकिन अपन लोग बिल्कुल सही चल रहे थे, शुड बी मोर देन इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4, राइट। सो cos थीटा शुड बी मोर देन इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, बट ये एक्यूट एंगल है तो हम लोग इसमें प्लस वाले लेते हैं। cos थीटा का जो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, सो थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू π/6। आप जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू जो है √3/2 कब होती है? जब थीटा 30 डिग्री होता है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द मैक्सिमम एंगुलर डिविएशन ऑफ द हेवियर पार्टिकल। तो हेवियर पार्टिकल का मैक्सिमम एंगुलर डिविएशन π/6 आता है। सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। अगर इसमें मैं लाइटर पार्टिकल का पूछता तो वो भी निकाल सकता था। तब मैं क्या करता, जैसे मैंने P1 माइनस P2 का स्क्वायर किया, तब मैं क्या करता, P1 माइनस P3 का स्क्वायर करता, तो उसका एंगल आ जाता। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 12th वाले पोर्शन का क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, ये इजी से लेकर मॉडरेट कैटेगरी में अपन रख सकते हैं, डूएबल क्वेश्चन है। थोड़ी सी जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वाला जो ग्राफ है वो करेक्ट है। तो एक बार शुरू करते हैं। यू हैव अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन XZ प्लेन। तो शुरुआत में ये प्लेन ऐसे था भाई, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो इसका एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक डायग्राम ऐसा बनाते हैं थोड़ा विजुलाइज अच्छे से हो जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपका जो फ्रेम होगा उसका एरिया वेक्टर ऐसे घूमता जाएगा। सो आफ्टर सर्टेन टाइम, थोड़ी देर के बाद इस फ्रेम का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा एट दिस एंगल। दिस इज योर एरिया वेक्टर। इस एरिया के आप दो टुकड़े कर सकते हो, एक टुकड़ा इधर होगा, एक टुकड़ा इधर होगा। तो जो ऊपर वाला टुकड़ा होगा यानी Z डायरेक्शन वाला जो टुकड़ा होगा, हम एक काम करते हैं, दिस एंगल इज ओमेगा टी, दिस इज 90 माइनस ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी, सो दिस विल बी ए साइन ओमेगा टी एंड दिस विल बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज जीरो एवरीवेयर एल्स, एंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो सिर्फ पॉजिटिव वाई में है, यानी कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब जब तक ये घूमते हुए यहाँ तक आएगा और इसको यहाँ से यहाँ तक घूमने में जो टाइम लगेगा हम बता सकते हैं वो टाइम होगा π/ω। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो π/ω तक आएगा। उसके बाद π/ω से लेकर π/2ω तक कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो 0 से लेकर π/ω तक आएगा, और π/ω से लेकर π/2ω, सॉरी नॉट π/2ω, 2π/ω। इसको सही कर देते हैं, बहुत इजी है। π/ω से लेकर
2 पाई बाय ओमेगा तक कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक आप मैग्नेटिक फील्ड में हो, उसके बाद फिर आप मैग्नेटिक फील्ड से गायब हो जाते हो, फिर आते हो, ये साइक्लिकली चलता रहता है। तो पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस ड्यूरेशन में ये कौन सी वाली ड्यूरेशन है, t लेस देन पाई बाय ओमेगा एंड मोर देन 0, इसमें क्या फ्लक्स आएगा। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट फ्लक्स, यू नो द मैग्नेटिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन, तो इन दोनों में अगर इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो आपको जो फ्लक्स आएगा दैट फ्लक्स विल बी b नॉट a इंटू साइन ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t, ये फ्लक्स होगा आपका। एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट, इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू राइट फ्लक्स इट विल बी b नॉट इंटू a इंटू साइन 2 ओमेगा t divided by 2. Now you want to know induced EMF. Induced EMF will be minus of d phi divided by dt. So it will become minus of b naught into a divided by 2 into 2 omega cos 2 omega t. 2 से 2 कट गया, तो आपका जो इंड्यूस EMF आता है वो आता है माइनस बी नॉट ए ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई बाय 2 ओमेगा, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड आ रहा है पाई बाय ओमेगा। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो आपका फ्रेम है उसके रोटेट होने का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा। इसका मतलब ये जितनी देर में आधा साइकिल कंप्लीट करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा। सो हाफ साइकिल ऑफ फ्रेम is equivalent to full cycle of induced EMF. You are starting with a maximum induced EMF with a negative sign and there is a complete loop in pi by omega. So this is the best answer. You are starting with a negative maxima, उसके बाद आपका induced EMF का एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद कितनी देर तक induced EMF नहीं आ रहा, देखो आप पाई बाय ओमेगा से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक नहीं आ रहा, देन यू विल अगेन रीस्टार्ट, आप वापस उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हो। तो इसका जो बेस्ट आंसर बेटा वो ए है। कोई बच्चे ने अगर आईटी एडवांस में इस सवाल को किया होगा और अगर वो यहाँ तक भी पहुँच गया और मान लो उसको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन है तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी हटा सकता है। t बराबर 0 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है इसमें, इसका मतलब तो हट गया। अब ये 2 ऑप्शन बनते हैं, अब ये थोड़ा सा तो बस उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका साइकिल घूमने का और क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइकिल सेम टाइम पीरियड का है, नहीं है। अगर ये आंसर में देता तो दोनों का साइकिल का टाइम पीरियड सेम आ जाता है, इसलिए ये भी गलत है। सो द बेस्ट आंसर वाज ए। तो ये 3 क्वेश्चन थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मोशन फिजिक्स डिपार्टमेंट की टीम इतनी बड़ी और शानदार है कि बाकी सब टीचर्स भी सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। तो मैं अभी 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग देश में सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए, जस्ट इन केस अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ सजेशन है। क्योंकि देखो बच्चों, इस समय अब तो रात के 2:06 हो चुके हैं, इस समय पर हमारी सारी टीम काम कर रही है। आईआईटी के क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं, अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशंस लंबी लंबी आ रही है, कई में अंडर रूट के अंदर क्वांटिटीज़ ऐसी फंस रही है कि लग रहा है कि कुछ क्या इनसे कुछ मिस्टेक हुई है, या हो सकता है कि बाद में हमें पता चले कि हाँ आंसर में कोई चेंज था या लॉजिक में कोई चेंज था। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें अगर कुछ आती है सामने, वी आर ए टीम, सो सजेस्ट अस वॉट एवर यू वॉन्ट टू सजेस्ट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको तुरंत सोल्यूशन दें और बेस्ट सोल्यूशन दें। हम लोग अपनी तरफ से वेरीफाई करके सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन यदि कोई वैल्यू एडिशन आपको दिखता है तो योर सजेशंस आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। चलो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में। फिगर 1 shows the configuration of main scale and vernier scale before measurement। अच्छा, एरर का सवाल है। देखो क्या है, एक तो अपने को पहले दिया हुआ है एक डायग्राम, फिर बाद में दूसरा डायग्राम। उसमें क्या बोल रहा है समझो आप, फिगर 1 shows configuration of main scale and vernier scale। जब आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे उस समय का सिचुएशन है फिगर नंबर 1। ठीक, उसको आप बहुत कायदे से देखिए तो 0 ऑफ मेन और 0 ऑफ वर्नियर बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। इसका मतलब स्केल के अंदर 0 एरर तो नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात और क्या पता लगा सकते हैं अपन, ढंग से देखो तो वर्नियर में कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन है। वो मेन के कितने से कोइंसाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या 7 मेन स्केल डिवीजन। हाँ सर, तो क्या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आया 7/10 MSD। अच्छा, एक MSD कितना है मेन स्केल डिवीजन, क्या 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बेटा कितना 0.07 सेंटीमीटर। ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ आ गई। यहाँ से अपन लिस्ट काउंट भी निकाल सकते, लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा बताओ, एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस एक मेन स्केल डिवीजन। ठीक, आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, मैं आपको बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ। क्या देख, फॉर्मूले का तो एक लाइन के अंदर आ जाएगा वो। अब सुनो क्या बोल रहा हो, फिगर 2 shows द कन्फिग्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ डी ऑफ ए ट्यूब। बहुत बढ़िया, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डी इज, इसमें मेजरमेंट है। पहले डायग्राम से मुझे क्या मिल गया 1 VSD, और मुझे पता पड़ा कि स्केल के अंदर जीरो एरर नहीं है। इसका मतलब आपके सामने बहुत इजी सवाल एरर का रखा गया है। टफ तो तब माना जाता है इसको जब अपन इसके अंदर जीरो एरर भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लेते। अब समझिए क्या है, अब ये रीडिंग आई, ये है रीडिंग। अब मुझे इतना अच्छे से पता चल रहा है कि ये 0.1 सेंटीमीटर है। हाँ सर, दिख रहा है ये, और मेरी रीडिंग 0.1 से थोड़ा ज़्यादा है। ये x मान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। ये मेन स्केल का ये डिवीजन और वर्नियर का 0, इसके बीच का जो गैप है x। अगर ये x पता पड़ जाए तो हमारा आंसर होगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस x। हाँ सर, बात तो ठीक बोल रहे हो आप। अब सोचो क्या करें, अब क्या करें, क्या ये पहला, ये दूसरा लाइन और इसका ये दूसरा क्या एग्जैक्ट मैच हो रहा है। देखो देखो देखो, ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो अगर ये एग्जैक्ट मैच हो रहा तो मैं अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या ये x आ जाएगा। हाँ सर, x इक्वल्स टू ये ऊपर वाला 1 MSD माइनस 1 VSD। देखो ढंग से, क्योंकि यही वाला मैच हो गया, अगला मैच होता तो कुछ और लिखते। अब सोचो 1 में MSD कितना, 1 MSD इज 0.1 सेंटीमीटर माइनस 1 VSD इज 0.07 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये आ गया 0.03 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना क्या था, क्या d निकालना था, d इज 0.1 सेंटीमीटर प्लस ये x। तो बेटा d इक्वल्स टू आएगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस x, दिस इज 0.13 सेंटीमीटर। और हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बहुत इजी क्वेश्चन, किसका, एरर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन। पढ़े क्या है सवाल को, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड मास M एंड रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये एक लूप दिख रहा है मुझे, इस लूप का साइड है L, स्क्वायर साइड है, मास है M, रेजिस्टेंस है R। बहुत बढ़िया। एंड इट इज मूविंग इन द XY प्लेन विथ इट्स एजेस पैरेलल टू X एंड Y। अच्छा, इस प्लेन में मूव हो रहा है और Z परपेंडिकुलर प्लेन है। मतलब आप समझिए, आप ये जो प्लेन है इसको XY प्लेन बोल रहे हैं अपन, और ये बाहर की तरफ है Z, और ये स्क्वायर लूप ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है इस प्लेन में, और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है Z। चलो भाई आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है द रीजन y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन राइट साइड, लेफ्ट साइड कुछ है ही नहीं, y ग्रेटर देन 0 है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू B नॉट के कैप। ऊपर की तरफ बेटा क्या है, ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड B नॉट के कैप। द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर एल्स, बाकी हर जगह 0 है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द लूप स्टार्ट्स टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट j कैप। इसके अंदर इंटर हुआ है कितने से, v नॉट से, कंसिडरिंग द क्वांटिटी k इक्वल्स टू, अच्छा इसको बोला गया है k, मतलब कहीं पर भी ये चीज आएगा ना उसको अपन k लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस, ये बहुत बड़ी चीज, सेल्फ इंडक्टेंस को नहीं लेना है, ग्रेविटी को भी इग्नोर करना है, फिर इनमें से चुनना है अपने को सही स्टेटमेंट। तो अपन ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है बेटा इफ v नॉट इज 1.5 KL, k अपना यहाँ पे है KL, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये लूप पूरा अंदर घुसने से पहले रुक जाएगा।
अब तो आप सोचो रुकेगा क्यों, पहले ये सोचो। अब आप अगर ढंग से देखो, अगर आप ढंग से देखो तो ये लूप है। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए, थोड़ी देर के बाद सीन ये हुआ, थोड़ी देर के बाद सीन ये हुआ कि ये यहां तक एंट्री कर चुका है और इसकी रफ्तार हो चुकी है v, ठीक। और आप सोचिए बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, बाहर के ऊपर की तरफ है। अगर ये लूप बाहर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, क्या बाहर की तरफ वाला फ्लक्स बढ़ेगा? तो क्या होगा, सोचो लूप क्या चाहेगा, क्या उसके अगेंस्ट में काम करना, याद करिए, उसके अगेंस्ट में काम करना, तो घटाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा फ्लक्स। फ्लक्स कैसे घटेगा सोचो, तो क्या अंदर की तरफ इंड्यूस करना चाहेगा। अंदर की तरफ इंड्यूस कैसे होगा बताओ? क्या करंट जाएगा क्लॉकवाइज, करंट जाएगा क्लॉकवाइज, करंट इसमें इंड्यूस हो गया क्लॉकवाइज आई। अब जैसे ही आई अगर इंड्यूस हुआ तो क्या ILB फोर्स लगना चालू हो जाएगा इस लेंथ पे। क्या ILB फोर्स, इन दोनों का तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो इस पे लगेगा ILB, IL क्रॉस B इधर की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा बेटा पीछे, इस पे फोर्स लगेगा पीछे, ILB नॉट। सही है, कैपिटल L है तो बाद में इसको कैपिटल L कर लेंगे अपन, ठीक। अभी अपन स्मॉल l लेके चल रहे हैं, इसको कैपिटल L लिख लेंगे। तो ILB और ये करंट है लूप में। अब ये वाला फोर्स क्या रेजिस्टिंग फोर्स है इसके लिए, तो उसको रोकेगा। इसलिए पूछ रहा है वो सवाल के अंदर कि ये ऑप्शन बोल रहा है कि अगर रफ्तार इतना हुआ, पूरा एंट्री लेने से पहले ही रुक जाएगा। अपन चेक कर लेते हैं, अगर ये फोर्स है F इक्वल्स टू ILB, मैं अभी कैपिटल L लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल L लिखा है, दिस इज कैपिटल L। तो मैं क्या लिखूंगा सोचो, जा रहा है आगे, फोर्स है पीछे, तो क्या लिखूंगा, M इंटू A इक्वल्स टू माइनस ILB नॉट। सही बात है। I कितना, क्या इस वाले रॉड में फोर्स ऑन मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड BVL, ये फोर्स ILB आ गया। और इस लूप के अंदर कितना अपना करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्या टोटल EMF बाई R इज रेजिस्टेंस, E कितना इंड्यूस होगा BVL, तो BVL कितना बताओ इस वाले लाइन पे BVL, तो इस वाले लाइन पे एक बैटरी बन जाएगी कुछ ऐसी BVL, तो क्या लिखेंगे माइनस B नॉट VL बाई R इज रेजिस्टेंस, ये L B नॉट, तो क्या आएगा बेटा ये माइनस B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। बहुत बढ़िया भाई, ये आ गया। A इज एक्सेलरेशन। अब मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ M इंटू क्या V dV बाई dx, हाँ सर, इक्वल्स टू माइनस B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। बहुत बढ़िया। अब अगर ढंग से तो ये V मर गया, ठीक है, तो dV इक्वल्स टू माइनस B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR dx। क्या आपको ये दिख रहा है ये K है, क्या आपको ये दिख रहा है K है, K है सवाल में बोला गया था, तो अपन लिखेंगे dV इक्वल्स टू माइनस KX K dx, इंटीग्रेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 पे रफ्तार V नॉट और किसी x पे रफ्तार हो गया V। अपन तो जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या आएगा बेटा सोचो आगे क्या आएगा, ये V माइनस V नॉट इक्वल्स टू माइनस KX और V इक्वल्स टू V नॉट माइनस KX, ये किसी x पर रफ्तार V है। अब ये बोला गया है कि रुक जाएगा, ठीक, तो रुकेगा कब, V इक्वल्स टू 0 कर देते हैं अपन, रुकेगा कब, फॉर V इक्वल्स टू 0 क्या V नॉट इक्वल्स टू KX एंड x इक्वल्स टू V नॉट बाई K। बहुत बढ़िया। अब रफ्तार क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में रफ्तार दे रखा है 1.5 KL, 1.5 KL, तो भाई साहब 1.5 KL बाई K कट गया, दिस इज 1.5 L। इसका मतलब पूरा का पूरा लूप अंदर जा चुका है, x की वैल्यू आ गई 1.5 L, L से ज्यादा, पूरा का पूरा लूप अंदर जा चुका है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत है, ठीक, ये समझ में आ गया सर। अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। जब पूरा का पूरा लूप ही अंदर आ गया, अब आप सोचो पूरा लूप अंदर आ गया और मूव कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा। अगर फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा तो EMF इंड्यूस होगा नहीं, तो करंट आएगा नहीं, तो फोर्स लगेगा नहीं, तो क्या नेट फोर्स 0 ही होगा। तो बी, दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक। तीसरा क्या बोल रहा है वो, इफ V नॉट इक्वल्स टू KL बाई 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट T इक्वल्स टू 1 बाई K ln 5 बाई 2। इसका मतलब
कि अगर वी नॉट की वैल्यू ये ले लें तो इतने टाइम के बाद लूप रुक जाएगा। मतलब हमें वी का इक्वेशन टाइम के साथ चाहिए, वी का इक्वेशन टाइम के साथ चाहिए। तो काम करते हैं, इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं अपन, इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं अपन। एम ए इक्वल्स टू माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इसको लेके चलते हैं आगे बेटा। तो क्या आएगा, एम इंटू ए बराबर माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। बहुत बढ़िया, ए को लिख लेते हैं डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू वी। अब ये क्या के हो गया, हाँ सर, तो डी वी बाई वी इक्वल्स टू क्या, माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर लें, टी जीरो पे रफ्तार है वी नॉट और किसी टाइम टी पे मान लेते हैं रफ्तार हो गया वी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एल एन वी बाई वी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी और v बाई वी नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी और v इक्वल्स टू आ जाएगा v नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब ये जीरो कब होगा, क्या जब t टेंस टू इन्फिनिटी तभी क्या v जीरो होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात। और क्या वो ऑप्शन के अंदर टाइम दे रहा है, क्या वो ऑप्शन के अंदर टाइम दे रहा है, इसका मतलब क्या ये गलत है ऑप्शन, क्या ये गलत है ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अब अगला देखो क्या है, इफ वी नॉट इक्वल्स टू 3kl द कंप्लीट लूप इंटर्स इनसाइड द रीजन एट t इक्वल्स टू दिस। पूरा लूप अंदर कब जाएगा, मतलब पूरा लूप जाएगा तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी l, क्योंकि साइड ही l है, तो मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। कैसे आएगा, उसी इक्वेशन को फिर खेलो। ये जो आया है इक्वेशन देखिए यहाँ पे, ये क्या इसमें v को लिख सकता हूँ मैं dx बाई dt। देखो देखो देखो, हाँ सर, तो क्या लिखें बताओ। तो अपन लिख लेते हैं v बराबर था बेटा v नॉट माइनस के एक्स, तो मैं लिखूंगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस के एक्स। तो आएगा बेटा dx बाई वी नॉट माइनस के एक्स इक्वल्स टू डी टी। बहुत बढ़िया भाई साहब, इंटीग्रेट कर लेते हैं। t जीरो पे वो x इक्वल्स टू जीरो पे था और किसी टाइम t पर वो x पे है। मैं x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, इंटीग्रेट करें, माइनस वन बाई के एल एन वी नॉट माइनस के एक्स बाई वी नॉट, लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। तो आएगा बेटा t, यहाँ से क्या आएगा, एल एन वी नॉट माइनस के एक्स बाई वी नॉट इक्वल्स टू क्या के टी। अब सवाल का डेटा देखो क्या है। अब सवाल का डेटा बोल रहा है कि अगर वी नॉट है 3kl, वी नॉट है कितना 3kl, पुट करते हैं भाई, वी नॉट की वैल्यू 3kl पुट करते हैं अपन। आओ, वी नॉट की वैल्यू 3kl पुट करते हैं तो क्या आएगा, एल एन 3kl माइनस, अब मुझे लूप को पूरा इंटर कराना है तो पूरा इंटर के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए l, तो x की वैल्यू l कर लेते हैं, माइनस के एल डिवाइडेड बाई 3kl। बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू k इंटू टी। तो बेटा क्या आएगा, ये एल एन देखना ढंग से, माइनस भी तो था, माइनस भी था एक देख, माइनस भी था, इधर माइनस के टी, इधर माइनस के टी। तो आएगा बेटा एल एन, ये कितना आ जाएगा बोलाओ, ये आएगा 2/3 बराबर माइनस के टी। माइनस को इधर एडजस्ट कर लें तो एल एन 3/2 इक्वल्स टू के टी। तो टी इक्वल्स टू कितना आया, 1/k एल एन 3/2, 1/k एल एन 3/2। क्या दिया भाई देखो, 1/k एल एन 3/2 है क्या, 1/k एल एन 3/2। क्या ये ऑप्शन सही है। अपन ने चारों ऑप्शन सॉल्व कर लिए और क्वेश्चन कुछ है नहीं, क्वेश्चन के अंदर बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा लेंदी है। यस, पेपर 1 फिजिक्स के अंदर जी एडवांस 2025 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से मैं लेने वाला हूं रोहित मालो सर। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो लेंथ और ब्रेड्थ थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप हमको गिवन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और इसका डेटा हमको प्रोवाइडेड है 10.5 सेंटीमीटर, 0.05 और 6 इतना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप इन सेंटीमीटर क्यूब विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है सिग्निफिकेंट फिगर से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ तक कि वॉल्यूम की बात है, हमको पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमको
लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू जो भी इसका थिकनेस है, अगर उसको टी मान लेते हैं, हाइट को अगर एच ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हमको सिग्निफिकेंट फिगर के पता होने चाहिए। हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हर एक एल इंटू बी इंटू एच के अंदर इंडिविजुअली देखने होंगे, और हमको जो अपना आंसर रिपोर्ट करना है वो आंसर रिपोर्ट कौन सा करना होता है, जिसके अंदर हमारे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो उतने तक करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको यहीं पर ही। तो जैसे L की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है, L की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 10.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे 10.5, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे आपके, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ओके, तो इधर की तरफ अगर हम बात करें, अब यहाँ पर है हमारे पास ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू हमको दे रखी है 0.05 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन बिल्कुल रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर ये 1.05 होता, यानी कि ये 1 से बड़ा क्वांटिटी होता, तब तो ये 5 के आगे वाला 0 भी आपका सिग्निफिकेंट हो जाता। लेकिन ये दोनों के दोनों ही अभी इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन से भी हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते थे, राइट। तो इसके अंदर आपको केवल एक सिंगल सिग्निफिकेंट नंबर बोला जाता है। 6.0 माइक्रोमीटर अगर हमको यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है, 6.0 माइक्रोमीटर, और ये भी किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 से बड़ी क्वांटिटी है, और पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग जीरो है वो हमको उसके लीस्ट काउंट के बारे में जानकारी दे सकता है इंस्ट्रूमेंट के। इसलिए इन दोनों को ही हम बोल सकते हैं कि आपके 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स माने जा सकते हैं इस मेजरमेंट के अंदर। अगर हम इसमें से देखें तो लीस्ट संख्या जो सिग्निफिकेंट नंबर्स की आ रही है वो किस में आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है वो मायने रखती है, वो यहाँ पर रखती है 1 के बराबर। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए वो आंसर अप टू 1 सिग्निफिकेंट नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर में ही इसको हमको शो करना है। वैसे कुछ ऑप्शंस भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3.2 इंटू 10 की पावर -5 है, यहाँ पे 32.0, यहाँ पे तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, यहाँ पे 2 हो गए हैं। 3.0 के हिसाब से लिखोगे तो भी आपको 2 लेने पड़ेंगे, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ पर एक नंबर है, उसके बाद 10 की पावर -5, और यहाँ पर हमको सेंटीमीटर क्यूब में ये दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इसको 3.0 लिख देते तो फिर क्या होता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3.0 लिखने पे तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर में देने पड़ेंगे, इसलिए केवल और केवल यही आंसर होगा। सो इट इज़ बोल सकते हैं एक फंडामेंटल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बच्चों को सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग वेव से रिलेटेड है बच्चों, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ पर ये मान के चलिए कि 2 स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम तो हम क्लास नोट्स में ही लिखवाते हैं कि अगर एक म्यू 1 से लेकर म्यू 2 वाली रस्सी के अंदर कंपोजिट स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज जो हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इवन एचसी वर्मा जैसी फंडामेंटल बुक्स जो हैं जो कि बच्चों को पढ़नी ही चाहिए, उसमें वो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर बस 2 स्ट्रिंग की जगह पे 3 स्ट्रिंग दे दी गई है। यहाँ पर एक वाइब्रेटर, एक ऑसिलेटर है, तो यहाँ पर ये मूव करता रहेगा और यहाँ पे वेव आगे की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी, राइट। तो ट्रांसमिशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, फिर ट्रांसमिशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, और फिर यहाँ पे आगे ट्रांसमिशन तो नहीं, रिफ्लेक्शन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये देख लेते हैं। कंसिडर सिस्टम ऑफ द 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग एज फार विद यूनिफॉर्म लीनियम ऑफ डेंसिटी म्यू, 4 म्यू और 16 म्यू। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा रखा है, जैसे कि ये एक लाइटर मीडियम, फिर उससे हैवियर, फिर उससे और भी हैवियर, ऐसा माना जाता है। ठीक, S1 एंड S2 आर कनेक्टेड एट द पॉइंट P, P हमको दे रखा है, S2 S3 कनेक्टेड एट पॉइंट Q, Q हमको दे रखा है। द अदर एंड ऑफ द S3 इज कनेक्टेड टू ए वॉल, ये भी दिया हुआ है। अ वेव जनरेटर इज कनेक्टेड एट द फ्री एंड एंड द वेव फॉर्म जनरेटेड बाय दिस इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू y नॉट cos ओमेगा t माइनस के, ये माइनस के x सेंटीमीटर के अंदर, y नॉट ओमेगा के आर कांस्टेंट अप्रोप्रिएट डायमेंशंस इनकी मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ये तो देख ही लेना चाहिए हमको कि कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो हम यहाँ पे बस ट्रू फॉल्स खेलने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन से यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P, P से अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है तो क्या वो इन्वर्ट होगी क्या? हाँ सर, वो इन्वर्ट होगी, क्योंकि ये एक हल्के मीडियम से भारी मीडियम की तरफ जा रहे हैं। ठीक, द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय सम कांस्टेंट। ठीक है, वो अल्फा 1 करके इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, cos ओमेगा टी
प्लस के एक्स क्यों हो गया होगा सर? ओमेगा टी प्लस के एक्स इसलिए हो गया होगा क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स तो आपके राइट में जाने वाली वेव होती है, और ओमेगा टी प्लस के एक्स अगर देखेंगे तो हमारे लेफ्ट में जाने वाली होगी। पाई क्यों ऐड हो जाता है दोस्तों? क्योंकि अभी अभी बात हुई थी कि सर इन्वर्जन होता है, तो बिल्कुल एकदम सटीक यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स टू द पी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ट्रांसमिटेड वेव, तो अगर पी से कोई वेव ट्रांसमिट हो जाती है तो उसमें इन्वर्जन नहीं होता। पहली बात तो ये, उसमें चेंजेस क्या होता है? देखो, उसमें एम्पलीट्यूड का चेंज हो जाता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है। क्या हमको ये पता है कि ये जो के वेव नंबर होता है ये ओमेगा बाई वी से दिया जाता है। ये वी क्या दिया जाता है सर? वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है। अगर आपने म्यू को चेंज कर दिया, आप खुद ही बताइए कि क्या ये म्यू चेंज हो चुका है? यस, ये 4 म्यू हो चुका है। तो अगर ये 4 म्यू हो जाएगा तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वी बाई टू। यानी कि यहाँ पर स्पीड अगर वी है तो यहाँ पर स्पीड v बाई टू है। अगर तुम यहाँ पर k इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको 2k का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर लिख देते हैं, ये रस्सी है, फिर एक और रस्सी है। अभी इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये म्यू है, ये कितना 4 म्यू दे रखा था राइट, और यहाँ पर है p पॉइंट। यहाँ पर जो वेव है वो v से चलेगी, यहाँ जो वेव है वो v डैश से चलेगी, और v डैश की वैल्यू आपकी 2v के बराबर नहीं v बाई टू के बराबर हो जाएगी। अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू के हिसाब से हम 4 म्यू डाल देंगे। ठीक है साहब, तो इससे हमको इक्वेशन का फर्क क्या पड़ेगा? ये राइट में जाते हुए इक्वेशन आ जाएगी आपकी, लेट सपोज वाई नॉट, साइन की जगह पे कॉस दिया हुआ है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, यहाँ पर इसका क्या होगा सर? इसका कोई ना कोई और एम्पलीट्यूड हो सकता है, बिल्कुल। तो इस वाई नॉट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट से, और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स जैसा रहेगा, और साथ में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिटेड वेव में इन्वर्जन नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड सर, के की वैल्यू चेंज होनी चाहिए क्योंकि स्पीड की वैल्यू चेंज हो गई, बिकॉज के इज गिवन बाय ओमेगा बाई वी। अगर वी डैश हो जाएगा तो ये भी के डैश हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर के की वैल्यू चेंज नहीं करी है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं। सी, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द क्यू फॉर दी फर्स्ट टाइम, अब क्यू से रिफ्लेक्शन है, फिर से हम देख सकते हैं कि एक लाइटर मीडियम कंपेरेटिवली से डेंसर मीडियम जा रही है, फिर से रेयर से डेंसर मीडियम जाते हुए इन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है साहब, द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय सम कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। सर ये फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों बोला? क्योंकि रिफ्लेक्ट अगर हो रही है, क्या ये रिफ्लेक्शन वाली बात है? हाँ, तो वो तो आपके लेफ्ट में जा रही होगी, तो फिर तो ओमेगा टी प्लस के एक्स जैसा आना चाहिए, और उस के में भी कौन सा के डैश आना चाहिए राइट? वो वाला के नहीं जो कि यहाँ से जनरेट हो रहा है। के डैश आपको यूज करना था। सरासर गलत नजर आ रहा है, सरासर गलत नजर आ रहा है, तो सी ऑप्शन को तो हम बिल्कुल टिक नहीं करेंगे। डी की तरफ देखें जरा कि वेव ट्रांसमिट्स थ्रू क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ट्रांसमिटेड वेव। हम ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बात करते हैं। चलो, अब यहाँ पर इधर की तरफ क्या था? सब म्यू था। इधर की तरफ कितना था? 4 म्यू था। सो इधर की तरफ कितना था? इधर की तरफ हम मान लेते हैं कि ये कितना है? 16 म्यू। ठीक, यहाँ पे स्पीड v है तो हमारा k इस्तेमाल हुआ था राइट। अगर यहाँ पे स्पीड देखेंगे तो सब v बाई टू हो जाएगी, वहाँ पर हमारा 2k इस्तेमाल होगा इस मीडियम के अंदर, और यहाँ पर स्पीड अपनी v बाई 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास 4k इस्तेमाल होना चाहिए Q पॉइंट पर। ठीक है, अगर कोई वेव यहाँ से ट्रांसमिट होती है तो उसका एम्पलीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। k की वैल्यू शुरुआत वाले आपका जो यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास सोर्स मौजूद है वहां पर तो उसने जो इक्वेशन जनरेट करी थी वो k के हिसाब से थी। यहाँ जो भी इक्वेशन बनेगी वो 4k के हिसाब से है। अगर ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो सम कांस्टेंट होना चाहिए, वाई टी मान लेते हैं ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। फिर उसके बाद ये कॉस है, ओमेगा चेंज नहीं होगा, माइनस क्यों है ये हमको पता है। k की जगह पे क्या आएगा? 4k, और इन्वर्जन भी नहीं होता है ट्रांसमिटेड वेव में, इन्वर्जन नहीं होता है इस केस में। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट आना चाहिए, ओमेगा टी माइनस 4kx। क्या यहाँ पर दिया हुआ है? बिल्कुल ओमेगा टी माइनस 4k, जिसमें आगे एक एम्पलीट्यूड वाली वैल्यू होगी जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल नोट से उठकर आया हुआ सवाल है, वो हम बोल सकते हैं कि ए एंड डी आर दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन 3, जिसके अंदर आपको जो है 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन दिए थे, यानी कि हमको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, हमको पूरा न्यूमेरिकल आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8
किस तरीके से आया था, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट जिसका मास एक्चुअल में 50 kg है, सपोज दैट द वेरिएशन ऑफ द हाइट y ऑफ द एलिवेटर, तो ये एलिवेटर में मौजूद है, ठीक है, और एक इंसान भी होगा, लेट सपोज यहाँ पर कोई आपका ब्लॉक भी होगा, वो कोई वेइंग मशीन पर रखा होगा, ठीक है। अगर ये एलिवेटर अप डाउन नहीं होती तो उसका मास उसका वेट के बराबर 50 kg के हिसाब से रीडिंग शो करता, राइट। फ्रॉम द ग्राउंड एलिवेटर में अगर उसका अपन y जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखते हैं, टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो वेरी हो रहा है, ठीक। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू 40 पाई है, पाई से पे कटेगा 1/20 हो जाएगा ना, तो ये t/20 ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और y की वैल्यू किसके अंदर हमको दे रखी है, y की वैल्यू मीटर में आई थिंक सो रिप्रेजेंटेड है, हाँ ये रहा, ठीक है, y इन मीटर इज गिवन। सर फिर क्या बोलना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट, वेट क्या होगा, हमको ये पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि अगर आपने एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रखा इसका, ठीक है, ऑसिलेशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ रखा तो यहाँ पर जो आपका वेट मेजर करने के लिए नॉर्मल होता है वो होता है कितना, mg प्लस ma, ठीक है सर, इसको n1 मान लेते हैं। अगर यही एलिवेटर के अंदर विंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल मिलता है वो कितना मिलता है सर, वो mg माइनस ma मिलता है, ठीक है भाई साहब। अब ये वाला जो a है, ये a क्योंकि SHM कर रहा है, कि आपको ये दिख गया कि SHM कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी समथिंग, ऐसा हमको दे रखा है, जिसके अंदर वाई नॉट तो केवल आपको पोजीशन बताता है कि कौन सी पोजीशन में मीन पोजीशन थी। छोड़ो, क्या एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमको पता है, क्या हमको ओमेगा की वैल्यू पता है, यस, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमको पता है 8 के बराबर, ओमेगा की वैल्यू पता है हमको 1/20 के बराबर। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम वेरिएशन बताओ, तो हमको n1 और n2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी चाहिए, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। वो मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पर एक्सेलरेशन को भी हम क्या रख दें, मैक्सिमम, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू SHM में कितनी आती है सर, ओमेगा स्क्वायर a के बराबर। तो ये बहुत ही एक ईजी सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसमें NLM और SHM को साथ में ऐड करते हुए जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n1 की वैल्यू कितनी सर, mg प्लस ओमेगा स्क्वायर a जैसा मैक्सिमम में है ना, n2 की वैल्यू mg माइनस ma, इतना वेरी हो सकता है। फिर से ma की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर a। बताइए इनमें कितना वेरिएशन हुआ, बताइए इसकी रेंज क्या हुई, ठीक है, क्या वेरिएशन इसमें हो सकता है, तो वो कितना है 2 ओमेगा स्क्वायर a के बराबर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1/20 का होल स्क्वायर, और आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमको, 8 के बराबर। इस तरीके से हमारे यहाँ पर कोई आंसर हो सकता है। किस फॉर्मेट में दिया हुआ है ये देख लेते हैं। दी मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, वेट है, वेट है तो फिर हम उसका जो भी एक्सेलरेशन को हमने माइनस किया था, तो ऑब्वियसली उसको हमको मास से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, m ओमेगा स्क्वायर a और m ओमेगा स्क्वायर a, तो यहाँ पर ये m से मल्टीप्लाइड है, और m की वैल्यू भी हमको दे रखी है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, m की वैल्यू 50 दे रखी है, चलो डाल देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1/400, इधर की तरफ 8 है, इधर की तरफ हम बोल सकते हैं कितना है सर, 50 है, डन। और एक 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं सर, ये 2 से चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, राइट। और नीचे की तरफ है 100 और यहाँ पर है 50, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका आंसर 2। सो न्यूमेरिकल आंसर 2 यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। A cube of unit volume contains 35 × 10⁷ photons, ठीक है, कोई वॉल्यूम दे रखा है, उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू हमको दे रखी है, जिसके हर एक की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10⁻15 हमको दे रखी है। द एनर्जी ऑफ all the photons is viewed as the average energy being contained in the electromagnetic wave। ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा फिजिकली महसूस कराना चाह रहे हैं कि जो हमको वॉल्यूम दे रखा है, जैसे भी किसी भी स्पेस में हम वॉल्यूम ले रहे हैं, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, क्या वही आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी मान सकते हैं। अगर ये हम मान लेते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही हमसे कहना चाह रहे हैं, ठीक। विद इन
the same volume, okay. Then the amplitude of the magnetic field is, तो ये आपकी एवरेज एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है ये हमको पता होती है, ठीक है। तो आपके पास एवरेज एनर्जी, टोटल एनर्जी है ये, ठीक, एवरेज टोटल एनर्जी। वो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के बराबर, ठीक है। टोटल है ये आपकी क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज टोटल होती है ये हमको इस फॉर्मेट में बिल्कुल मिल जाती है। और फिर हमको बी नॉट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बड़ी आसानी से हम क्या करेंगे, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम जी मेंस लेवल का ये प्रॉब्लम बन चुका है कि ये जो एनर्जी है इन फोटॉन्स की इस वॉल्यूम में एनर्जी के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं सर, एन। हर एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, लेट्स सपोज एच न्यू, है ना। तो एन की वैल्यू दे रखी है 35 इंटू 10⁻⁷ इंटू एच की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻34। न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 10⁻15, ये हमको दिया हुआ है। और ये हो जाएगा आपका बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है भाई। और पाई की वैल्यू भी 22/7 डाल सकते हैं, बस इसको उठा के यहाँ पर अंडर रूट लेना है अपन को। तो ये कितना हो जाएगा सर 35 इंटू 6 इंटू 5 30 का 3 ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 21 210 हो जाएगा, ये 35 और 6 को 210, 10⁻7 और 15 कितना हो गया 22, और इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻12 बचेगा, ठीक। इधर से जो आएगा वो आएगा सर 8 इंटू पाई 22/7 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर। ओके साहब, इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसमें से एक जीरो भी हटा सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा सर, ये 21 है, 7 से काट भी सकते हैं तो ये 3 बना देंगे। एक जीरो यहाँ से गैप करके उसके साथ क्लब कर लेते हैं तो ये 10⁻⁻18 सा हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा अपने पास 8 इंटू 22, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर। ठीक है साहब, अब क्या करें सर, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। 10⁻⁻9 के अंदर हम आंसर दे रहे होंगे, देखिए आप यहाँ पर, है ना, इधर की तरफ अपन ने जो क्वेश्चन का डेटा है वो देख सकते हैं 10⁻⁻9 के हिसाब से दे रखा है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8 इंटू 3 24 इंटू 22, पूरा नहीं बन पाए वो, 24 इंटू 24 अगर हो जाता तब तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। 10⁻⁻9 ले लेते हैं और इसका अंडर रूट लेते हैं, ये हमारे बी नॉट की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी नॉट, जिसमें से हम कुछ ज़्यादा खास बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ना उसके अंदर फिर आईआईटी को एक रेंज देनी पड़ सकती है। इसका मेरे हिसाब से आपका 23 के आसपास का आंसर बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से 22.98 जैसा यहाँ पर आंसर बनता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है लगभग अगर हम 23 देखें, देखो 24 इंटू 22 हो कितना गया एक बार देखो, 24 इंटू 22 देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 4, ये फिर से 8, ये फिर से 4, तो ये 8, इधर की तरफ 12 का 1, और यहाँ पर हो गया 528, ठीक है। और अगर मैं 23 का स्क्वायर करता हूँ तो बताओ कितना आ जाता है सर, ये 6 और 6 का 12 का 1, यानी कि 529। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नज़दीक है ये। तो आप इसको लगभग 23 जैसा आंसर मान सकते हैं, आता 22.98 जैसा है। तो यहाँ पर एक रेंज देनी पड़ सकती है आईआईटी को, आई थिंक सो। ये इसका आंसर है, काफ़ी मतलब इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एंड होता है। तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहाँ से है। 2 आइडेंटिकल प्लेट्स हमको P और Q दे रखे हैं जो कि रेडिएट कर रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडीज दे रखी है आपको। यहाँ पर जो E की वैल्यू है, एमिसिविटी की वैल्यू वो 1 ले सकते हैं आप, ठीक। आर केप्ट इन द वैक्यूम एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर TP एंड TQ, इनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया गया है TP और TQ, ठीक है। इसका TP और TQ मेंटेन किया गया है विद TQ इज लेस देन TP, ठीक है। तो हीट फ्लो, नेट हीट फ्लो हम ये बोल सकते हैं कि वो नेट हीट फ्लो आपकी P से लेकर Q की तरफ जारी होगी। द रेडिएटेड पावर
ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम P टू Q इज W0, ठीक है। पर यूनिट एरिया जो ट्रांसफर हो रहा है वो W0 के बराबर है P से लेकर Q, तो ये नेट ही होगा, है ना। यहाँ पर कहना मेरे हिसाब से नेट ही चाहते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा फेमस सा है, तो हमको ये पता होता है कि नेट पावर की ही बात कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली 2 मोर प्लेट्स आइडेंटिकल, यानी कि एक नया इनोवेटिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश कि ये 2 प्लेट तो थे ही सही, अगर मैं ऐसी 2 आइडेंटिकल प्लेट्स और डाल देता हूँ तो क्या यहाँ पर हीट के फ्लो में कुछ चेंजेस आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर ये जो नेट हीट फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर है? W0 के बराबर। ये W0 किसके बराबर होगा सर? सिग्मा आएगा, E आएगा, पर यूनिट एरिया है तो हम उसको पर यूनिट एरिया लेकर चलते हैं, और ये हो जाएगा आपका TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4, राइट। इधर की तरफ जो भी स्टेडी स्टेट वगैरह आ जाएगी उसके अंदर यहाँ पर जो फ्लो होने वाला है वो इतना फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बीच में आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है ना। तो अज्यूम दैट द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन द एडजेसेंट प्लेस, आपस में ही हीट ट्रांसफर होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगा, आपस में हीट ट्रांसफर होगा, इसमें और इसमें डायरेक्टली नहीं लेना। यानी कि जो बीच वाली प्लेट है सर उसका नाम डाल देते हैं, लेट सपोज इसका टेम्परेचर T1 है, और लेट सपोज इसका टेम्परेचर कितना है? T2 है, और यहाँ पर जो आपकी है वो Q प्लेट है, और यहाँ पर जो है P प्लेट। तो T1 का जो इंटरेक्शन होगा वो T1 का इंटरेक्शन होगा किससे? P और T2 से। T2 का जो इंटरेक्शन होगा वो T1 और Q से। T2 का इंटरेक्शन आप P से नहीं लेंगे, ऐसा इनका कहना है, ठीक। यहाँ से जो हीट फ्लो है उसको WS बोला गया है, तो ये नेट हीट फ्लो ही है। और ये नेट हीट फ्लो क्या होगा सर? यहाँ पर हम WS को लिख सकते हैं कि सिग्मा E की वैल्यू तो बनी डालनी है, ए भी रहने दो, TP की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4, ठीक है भाई साहब, ओके। जो स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी तो इसके अंदर भी हमारा WS होना चाहिए, इसके अंदर भी WS होना चाहिए, और फाइनली हमसे पूछ लिया है कि W नेट और WS का जो है वो रेशो आप यहाँ पर हमको बता दीजिए। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, देखना कैसे होगा। यहाँ पर जो नेट हीट होगा उसको क्या लिख सकते हैं सर? उसको भी WS इज इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। T1 हायर टेम्परेचर पे क्यों है? क्योंकि वो P के नज़दीक है, और ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ की प्लेट जो होगी वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहेगी उस प्लेट के अगर मुताबिक देखें, जो कि एक ठंडे प्लेट के पास में है ना, तो हमने यहाँ पे T2 की वैल्यू कम लिखी है। अगर हम यहाँ पर एक और WS के बारे में बात करें तो सर एक और इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन कितनी होगी? सिग्मा इंटू T2 की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। तो आप ये देख सकते हैं कि वी हैव 3 एक्सप्रेशंस, और वो एक्सप्रेशन एक बार लिख देते हैं। सो WS कितना है सर? सिग्मा TP की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4, और WS किसके बराबर है? सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, और WS कितना था सर? वो था सिग्मा T2 की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4, है ना। आप इसको एक बार ऐड करके देखो, आपको बड़ा मजा आएगा। ये T1 की पावर 4 और ये T2 की पावर 4 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इसका जो नेट होगा वो होगा सिग्मा TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। क्या ये वैल्यू W0 के बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। और इधर की तरफ जब हम इसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा सर? वो 3 टाइम्स ऑफ WS के बराबर। और फाइनली हमको आंसर भी ये निकालना था कि W0 अपॉन WS की वैल्यू बताइए। तो इसका जो न्यूमेरिकल आंसर आता है दोस्तों वो आता है 3, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। आगे ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, यहीं तक हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए, है ना। तो सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। इसमें हो रहा है कि लाइट, 2 बातें ध्यान रखिएगा कि इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, एंड इज़ फुल्ली पोलराइज। इट इज़ फुल्ली पोलराइज, है ना। फुल्ली पोलराइज की कंडीशन यहाँ पे यूज़ करनी है। तो बताना है कि इस एंगल का साइन थीटा क्या होगा, इस एंगल का साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगी, लाइट जाकर के यहाँ पहुँचेगी, पहुँचने के बाद रिफ्रैक्ट होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ आने, और यहाँ पर आने के बाद लाइट फुल्ली पोलराइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ से जाने के बाद मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये लाइट इधर आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद ये रिफ्रैक्ट करनी चाहिए, और रिफ्रैक्ट करने के बाद इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पे पोलराइज हो जाना चाहिए,
ठीक है ना, इस पॉइंट पर पोलराइज हो जाना चाहिए, ये देखो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका साइन थीटा क्या होगा। ओके, तो मैं यहाँ से ना बैक ट्रेस करता हुआ चलूँगा ताकि मैं एंगल निकाल सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे पोलराइजेशन की कंडीशन क्या होगी, पोलराइजेशन की कंडीशन क्या होगी। तो अगर आपको याद हो ब्रूस्टर्स लॉ, है ना, बाय ब्रूस्टर्स लॉ, बाय ब्रूस्टर्स लॉ एट ओ पर, यहाँ पे फॉर फुल्ली पोलराइजेशन, फॉर फुल्ली पोलराइजेशन, इस जगह का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस जगह का जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका tan IP पोलराइज एंगल इज इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देख पा रहे हो थोड़ा सा मीडियम है यहाँ पे ना, मीडियम है यहाँ पे, और उसका मीडियम कितना है √3, तो इसका मतलब ये √3 होना चाहिए। तो tan IP इज √3, देयरफॉर IP इज इक्वल टू 60 डिग्री, IP इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल बच्चों कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, देख पा रहे हो। और मैंने यहाँ पे बना दिया नॉर्मल, और ये नॉर्मल ऑब्वियसली इसके सेंटर से पास करेगा, और ये एंगल मैंने क्या लिया है IP, और IP कितना है 60 डिग्री। अगेन आई विल मेक वन नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल इसके सेंटर से पास करेगा। तो आप देख पा रहे हो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, देयरफॉर दीज टू साइड्स आर इक्वल, दैट मेक्स इट टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। डन है यहाँ तक। अब क्योंकि मैंने यहाँ नॉर्मल बना दिया है तो ये एंगल हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं ले लूँगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, ठीक है। तो बाय स्नेल्स लॉ यहाँ पे लिख देते हैं, बाय स्नेल्स लॉ एट ए, बाय स्नेल्स लॉ एट ए क्या लिखेंगे, √3 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू, यहाँ का मीडियम है 1 इंटू साइन r, और r कितना है साइन 60। देयरफॉर यू कैन से दैट साइन i इज इक्वल्स टू, साइन 60 हो गया √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√3, ये दोनों कट गए तो ये आ गया हाफ, तो एंगल I इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, I इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये 30 है, ये 60 है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ, ये 30 है, ये 60 है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ, और इस डायग्राम को वापस से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 60, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ आगे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलने वाला हूँ यूँ, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 60, ये 60, तो ये बन गया 120 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, एक मिनट मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल को मैं ये समझ रहा हूँ कि ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ये नॉर्मल इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, ये नॉर्मल इससे कनेक्ट होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 120, और यहाँ से यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल और बना दूंगा एक, ठीक है ना। इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, देखिएगा ध्यान से क्या हुआ था, एक बार वापस से देखते हैं। यहाँ से लाइट जो है मैं अब बैक ट्रेस करने वाला हूँ, है ना, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी इस जगह पे, और इस जगह के बाद ये लाइट यूं गई होगी, और यूं जाने के बाद फिर ये इस सोर्स के पास आएगी, ठीक है, ये सोर्स बन गया, ओके, यहाँ पे है सोर्स, इसने लाइट ऐसे छोड़ा, इसने ऐसे आया और ये यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, है ना, यहाँ पे जो मैं नॉर्मल बना रहा हूँ बच्चों, ये नॉर्मल को इस पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे एक सेंटर है, इस सेंटर से मैंने इसको कनेक्ट किया, ये है 60 डिग्री, इसको इससे कनेक्ट किया, ये हो गया 60 डिग्री, और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मैं एक ही पॉइंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पॉइंट को कनेक्ट करके यहाँ पहुँचा देता हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, है ना, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूँ मैं इसमें। ये एंगल कितना लिया था 60, ये कितना लिया था 60, ये कितना आया था 120, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इसको बना देता हूँ एक ट्रायंगल। यहाँ पे बना दिया मैंने ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का नेम क्या था, इसका नाम मैंने रखा था ए, ये ओ दिया हुआ है, ओके। इसका नाम मैं अब रख देता हूँ बी, और इस पॉइंट को हम रख देते हैं डी, क्योंकि सी वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सेंटर है ना ओ, ये तो सेंटर दिया ही है ना, इस डायग्राम में शायद सेंटर दिया ही है ना, हाँ ये वाला इसका सेंटर है। तो चलो ये बी इज़ द सेंटर ऑफ दिस बड़ा वाला सर्कल। तो यहाँ से यहाँ अगर आप लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस हो गया, है ना, ये रेडियस हो गया इसका, ठीक है। और ये इसका सेंटर है बच्चों, ये इसका सेंटर है छोटे वाले सर्कल का। तो ये दोनों एंगल, ये दोनों रेडियस हो गए, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, सही है ना। इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूँ तो ऑलरेडी हमने इसको आई प्रूव कर दिया है, जो कि 30 डिग्री आया है, ये 60 डिग्री आया है, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल होगा 150, टोटल एंगल होगा 150, 120 इसने ले लिया, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और मिल करके होने वाले हैं 180। तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए 30 और ये होना चाहिए 30, ठीक है, तभी ये ट्रायंगल में टोटल 180 होगा। अब ये 30 है, ये 30 है, ये दोनों मिलके हो गए 60, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 120, ठीक है ना। दिस एंगल इज़ 120, दिस एंगल इज़ 120, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम देखो क्या है, इस ट्रायंगल का नाम देखना, ओके। दिस ट्रायंगल, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। ये बी है यहाँ पर, और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर ए है, ठीक है। हाँ जल्दी देखिएगा, ये साइड मैंने कितना ले रखा है आर, ये वाली साइड देखना 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 देखना, ये बी से नहीं, बी से, हाँ ये वाला पॉइंट पे मैं आता हूँ, ये वाली लेंथ को देखना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से गिरा दिया 90, यहाँ से ड्रॉप कर दिया 90, तो वैसे ये हो गया बाइसेक्ट, है ना, ये दोनों बाइसेक्ट हो गए। अब इस ट्रायंगल में भी काम करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ये वाला, इन ट्रायंगल C2BA, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, ये है 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ से मैंने ड्रॉप कर दिया, ये है R/2, ये है R/2, ठीक है। और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये 60 हो जाएगा बच्चों, तो ये 90 है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये वाला साइड कितना हो गया, ये हो गया R/2 इंटू साइन 60, ये भी वही होगा R/2 इंटू साइन 60। तो जल्दी से बताओ B से A का लेंथ कितना है, B से A का लेंथ कितना है, ये है 2 टाइम्स ऑफ R/2 साइन 60, ठीक है। ये मैंने बाइसेक्ट किया था, ओके, देयरफॉर दीज टू एंगल बिकम इक्वल, है ना। ये 60 हो गया था, ये 120 था, ये 60 हो गया था। आर गेटिंग माई पॉइंट, ये कट गया, ये √3/2 हो गया, ये कितना हो गया R√3/2, ये है R, ठीक है। और B से A को कनेक्ट करो, B से A को कनेक्ट कर दिया, ओके। यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है 120, ये एंगल आ रहा है 120, ऑल्दो ये लुक नहीं कर रहा पर कोई बात नहीं। ये एंगल मुझे निकालना था थीटा, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ तो ये भी हो जाएगा थीटा, है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ दूसरे कलर से, ये एंगल है थीटा, तो ये भी होगा थीटा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
तो दिस एंगल इज थीटा, जो कि मुझे निकालना है, ये 120 है। अब बाय साइन रूल, बाय साइन रूल, साइन रूल लगाओ। साइन रूल लगाएंगे तो इसके सामने वाली लेंथ इतनी है और ये साइन थीटा है, तो लिखेंगे साइन थीटा अपॉन ये वाली लेंथ r√3/2 इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में लगा दो, साइन 120 अपॉन r। ठीक है, r से r ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बहुत ही प्यारा सा नंबर आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, √3/2 इंटू साइन 120। साइन 120 इज ऑल्सो √3/2, साइन 120 इज ऑल्सो √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2 दैट इज 3/4। तो हमारे ख्याल से इसका आंसर 3/4 आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स होप क्या देते हैं जेईई एडवांस वाले। ओके, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसका सोल्यूशन अगर हम लिखें तो इसने कहा कि बी डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक है, तो बी डी बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि m को 3 लेना है, विड्थ 5 mm लेना है, d 1 लेना है, और आपको एब्सोल्यूट एरर इन b करना है कैलकुलेट। ठीक है ना, इन्होंने लैम्डा फाइंड कर रखा है और ये कर रखा है, तो यहाँ से b इक्वल्स टू क्या लिखोगे, b इक्वल्स टू m लैम्डा d बाई d लिखोगे। ठीक है, तो पहले तो वैल्यू पुट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर एरर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये m इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे 3, और लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर है, तो 600 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ है ना, और कैपिटल D 1 मीटर है, 1 मीटर डिवाइड बाय स्मॉल d इज़ 5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर हो गया 10⁻³ मीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 6 is 18/5 यानी कि 36 आ जाएगा ये। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में अगर हम करें तो ये आ जाएगा 360 माइक्रोमीटर। ये तो B आ गया। अब एरर, नाउ एरर, तो देखो m और लैम्डा में कोई एरर है नहीं, इस जानकारी में देखा जाए तो कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, इज मेजर्ड विद स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 एंड देखो d एंड d आर मेजर्ड, देखो d एंड d आर मेजर्ड विद स्केल्स ऑफ लीस्ट काउंट दिस एंड दिस, एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड m आर प्रेसाइजली टू बी इतना एंड इतना। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तो आप अगर एरर लिखेंगे तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डेल्टा b बाई बी इक्वल्स टू, इनमें कोई एरर नहीं है, तो डेल्टा d बाई डी प्लस डेल्टा स्मॉल d बाई डी। ठीक है ना, अब देखो कैपिटल D में आप देखेंगे तो मेजर्ड विथ स्केल विथ लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर एंड 1 mm, तो कैपिटल D में 1 सेंटीमीटर और स्मॉल d में 1 मिलीमीटर, तो कैपिटल D को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, है ना, ये रहा, और ये है मीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻² मीटर अपॉन 1 मीटर, प्लस इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 1 मिलीमीटर, और ये है स्मॉल d इज ऑल्सो इन मिलीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मिलीमीटर में ही हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो कट के क्या आ गया, ये 10⁻² प्लस ये हो जाएगा, इसको मैं डेसिमल में लिख देता हूँ। ठीक है, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.01 प्लस ये इंटू 2 0.2, तो बन गया 0.21। ठीक है, ये हो गया डेल्टा b बाई बी। तो ये रिलेटिव एरर है ना, मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा b, तो डेल्टा b इज इक्वल्स टू 0.21 इंटू बी, दैट इज 0.21 इंटू 360, and that is 75.6 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए। लेट्स सी क्या है जेईई एडवांस में। तो एब्सोल्यूट एरर है
है ना, कोई रिलेटिव की बात नहीं है तो b से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, है ना। पढ़ने के बाद आइए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। किसकी किसकी सेम है? एक तो थर्मल एनर्जी लेना है, किसका, न्यूट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का लेना है, इलेक्ट्रॉन का लेना है n=3 में, ठीक है ना। तो एक बार याद करते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को डील करेंगे, है ना। आइए याद करते हैं। तो फॉर न्यूट्रॉन लैम्डा इज h/√2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? h/2mn काइनेटिक एनर्जी इज kb/t का √अंडर। ये हो गया लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन का लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, है ना। और हम ये भी पढ़ के आए हैं कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। तो यहाँ से mv इज इक्वल्स टू क्या हो गया? mv की जगह क्या लिखोगे? h/mv की जगह nh/2πr, ठीक है। h कैंसिल हो गया, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2πr/n, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का n क्या है? इलेक्ट्रॉन का n देखो, n इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। और r कैसे निकालते हैं? किसी nth ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालते हैं? r0 n²/z। अब यहाँ पे r0 की जगह a0 दिया हुआ है, ये देखो a0, और n² बोल रहे हैं, ये n² लेना है आपको, ठीक है जी, n² ले लिया बाई z। इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो इसको पुट करने के बाद इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना आया? इलेक्ट्रॉन का लैम्डा आ गया 2πa0 n² बाई n इंटू z। n से n कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2πa0 बाई z इज लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कह रहा है ना, ये दोनों न्यूट्रॉन और ये दोनों के लैम्डा बराबर है, तो ठीक है जी, बराबर कर देते हैं। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रखो न्यूट्रॉन का लैम्डा h/2m न्यूट्रॉन इंटू kb/t का √अंडर इक्वल्स टू, यहाँ से रखोगे तो 2π, एक n रह गया यहाँ पर, n रहेगा ना, 2πa0 इंटू n, है ना। अब n के जगह वैल्यू पुट करने का समय आ गया, n को रख देंगे 3 बाई z, और z की वैल्यू गिवन है क्या? z को z के टर्म में लिखना है, ठीक है। अब कर दो दोनों साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद ये h² हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये mn हो गया, ये kb रह गया, ये t है, और ये हो जाएगा 4π² a0² इंटू 9/z। तो यहाँ से t को उधर ले जाओ और इनको इधर ले आओ, तो इधर लाने पे क्या आएगा? देखो इस टर्म में लिखे, ऐसे लिख रहे हैं, तो लिखेंगे z² इंटू, अच्छा z² भी हो जाएगा ना, z² इंटू h², इधर आ गए, और नीचे में क्या लाना है? इनके नंबर्स को। तो नंबर लाओगे तो 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है, इंटू π², हाँ भाई π², ठीक है। फिर आएगा a0 का स्क्वायर, हाँ a0 का स्क्वायर, बिल्कुल। फिर आएगा mn, हाँ mn, ठीक है। फिर आएगा kb, हाँ kb, ठीक है, इक्वल्स टू t। तो दिस इज योर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 72, ठीक है ना। डन है ये। तो दिस वाज आल्सो गुड प्रॉब्लम बट इजी सेक्शन, ओके, नोट करो।
ऑलराइट, तो हमारे पास मैच द कॉलम है. ओके, मैच द कॉलम. तो मैच द कॉलम में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डाइपोल्स के बारे में जानकारी दी गई है. तो एक सेकेंड याद कर लेते हैं, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं. तो ये P है, ठीक है ना. P से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है. इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट. और ये कितना होता है, ये होता है 2kp/r³, ठीक है, एक्सियल. और इक्वेटोरियल बेटा ये वाला पॉइंट होता है, और ये डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होता है. ये डाइपोल मोमेंट है इधर की ओर, तो इसके ऑपोजिट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया इक्वेटोरियल, ठीक है ना. तो इक्वेटोरियल एट अ डिस्टेंस r निकालना है. तो इक्वेटोरियल पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पे होगा kp/r², है ना. और ये वेक्टर वाइज अगर बात करें तो ये माइनस आएगा, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा, ठीक है. चलो इसको यूज़ करते हैं. चलो, तो यहाँ पे इधर है, तो इसके वजह से, इस 1 के वजह से इधर की ओर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 के वजह से. और इसके वजह से देखिए ये ऑपोजिट होगा, है ना. इसके वजह से इसका ऑपोजिट, इसके वजह से इसका ऑपोजिट, ठीक है ना. तो इस वाले पॉइंट पे देखा जाए तो यह है इक्वेटोरियल, तो इसके ऑपोजिट मैंने नीचे ले आया. अब इसकी बात अगर मैं करूं तो ये ऊपर की ओर है, तो इसका ऑपोजिट हम लाएंगे नीचे की ओर, ठीक है ना. ठीक है ना. तो अब कलर चेंज करके देखते हैं. तो ये हो गया 2 के वजह से इधर E2, तो ये दोनों ऐड हो गए. तो ऐड होकर के किधर आ गया, J का ऑपोजिट. तो J का ऑपोजिट ये रहा, है ना, एकमात्र ही है J. तो इसके लिए तो हो गया 2, P के लिए हो गया 2, P के लिए हो गया 2, ठीक है. अब Q के लिए देखते हैं. अब फिर से वही, इसके लिए अब ये नीचे है, देखो ये नीचे है, तो इसके लिए ऊपर हो जाएगा, है ना. और ये येलो वाला हम देखें तो इसके लिए नीचे हो जाएगा. दोनों इक्वल डिस्टेंस में, तो यहाँ से 0 हो जाएगा. तो Q के लिए तो 0 आ जाएगा. तो Q के लिए 0 हो गया, 1. अब इसके लिए बात करते हैं. तो ज़रा देखा जाए तो अगेन इसके लिए ऑपोजिट जाओगे आप इस तरह से, पर इसके लिए इसके डायरेक्शन में ही जाओगे, है ना. तो इसके डायरेक्शन में गए इधर, तो इसका देखो J नेगेटिव होगा और I पॉजिटिव होगा. पर ध्यान रहे ये डबल होता है. ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है ना. तो इसके लिए तो डबल होगा, तो I वाला तो डबल होना चाहिए, हाँ, और J वाला नेगेटिव होना चाहिए, तो 4 हो जाएगा. तो R के लिए तो 4 हो गया. अब रही बात S के लिए, तो दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से इधर और इसके वजह से भी इधर, है ना. तो दोनों I के तरफ, I ये रहा I, दोनों होंगे I के तरफ, तो 5 हो गया ये, ठीक है ना. तो ज़रा चेक करो कौन सा ऑप्शन है, P2 हाँ, Q1 हाँ, R4 हाँ, S5, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना. अगेन इट इज़ इजी प्रॉब्लम. ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, आप देख लीजिए. AC के फेज़र पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मैच द कॉलम है. एक बार नोट कर लो क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये Z को हम कॉलम 1 में रखेंगे और इसका आपको ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाना है. तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन. ये Z है और ये ग्राफ है. तो सबसे पहले तो ये अकेला है, ये रेजिस्टेंस है. तो एक बार याद कर लेते हैं, ज़रा इसके सोल्यूशन को याद कर लेते हैं. I इक्वस टू V/Z होगा, ठीक है. तो फॉर प्योर रेजिस्टेंस जो फेज़ आएगा ना, करंट और वोल्टेज में जो फेज़ आएगा वो 0 डिग्री आएगा. तो सिंपली आप इसका Z निकालिए. Z है 30, तो I इक्वस टू V, एक बार पीछे चेक करो V क्या है, 300 sin 400t. तो याद कीजिएगा ओमेगा होगा 400, ठीक है ना. और वोल्टेज का V0 हो जाएगा 300, ठीक है. तो I इक्वस टू 300 अपॉन Z 300 sin 400t बाई Z, ठीक है ना. Z कितना है 30, ये कट गया तो हो गया 10.
मतलब 10 sin 400t। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये 300 है, हाँ बिल्कुल, और ये 30 है, तो 300/30 10 sin 400t। ठीक है ना, तो चेक करें, ये रहा इसका एम्पलीट्यूड, हाँ बिल्कुल सही एम्पलीट्यूड आ गया है। तो ये आ गया इसका एम्पलीट्यूड 10 sin 400t, डन। तो P का 3 आना चाहिए, P का 3, ये दोनों में 3 है, तो P3 यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये R है और ये L है, तो सबसे पहले तो XL निकाल लेते हैं। XL कैसे लिखते हैं, ओमेगा L, ओमेगा हमारा 400 था और L कितना दे रखा है 100 मिली हेनरी, तो मिली को 10⁻³ हेनरी कर देंगे, तो ये कितना होगा देखो 1 2 3 1 2 3 गायब हो गया, तो 40 ओम आ गया। ठीक है, तो ये 40 है और ये 30 है, अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, तो इसका Z कितना हुआ, Z हो गया √R² प्लस XL का स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का √, दैट इज 50। ठीक है ना, 50 आ गया। तो अब इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, फॉर R एंड L, है ना, फाई एंगल कितना होगा इनके बीच का, एंगल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कौन लीड करेगा वोल्टेज और करंट में, याद करो, वोल्टेज लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है, करंट लैग करेगा, तो करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो साइन था तो करंट कॉस बनेगा। ठीक है ना, लैग यानी कि पीछे वाला पोर्शन में, और इसकी एम्पलीट्यूड कितनी आएगी, I0 = V0/Z। ठीक है ना, तो V0 कितना है पीछे 300, और Z इसका कितना आया, Z कितना आया 50। ठीक है, तो 5 6 आ गया। तो 6 वाली वैल्यू देखो कहाँ है, 6 वाली वैल्यू ये मैक्सिमम 5 पे जा रहा है, ये 5 से थोड़ा उठा है लेकिन ये लीड कर रहा है करंट, और 6 वाली वैल्यू नेगेटिव में यहाँ जा रहा है, देखो इसमें जा रहा है। ठीक है ना, इसमें जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हो सकता है ना, ये पीछे की ओर जा रहा है, ये लैग कर रहा है, देखो करंट लैग कर रहा है, तो 5 होना चाहिए फॉर Q, तो Q का 5 हो गया। ठीक है, Q का 5 हो गया, तो P3 और Q5 पहला ऑप्शन है। R2 R में 2 आना चाहिए, चलिए चेक करते हैं, इसमें तो तीनों ही आ गए, इसमें आ गया XC आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे C है, ये R है, ये L है, तो पहले XC निकालते हैं, तो XC कितना है, चलो चेक करो, XC = 1/ωc, 1/ω, ओमेगा कितना है, ओमेगा इज़ 400, और C कितना है, C इज़ 50 माइक्रो, तो 50 × 10⁻⁻6, तो 1 2 3 है ना, ये माइनस ऊपर चला गया तो हो गया 100, है ना, -6,1000 हो गया ये, और 4 × 5 आ गया, दिस इज़ 20, तो 20 को कट करो तो ये कितना आ गया 50 ओम, वेरी गुड। तो ये 50 ओम है, ये कितना है 50 ओम, ये कितना है 30 ओम, और ये कितना आया देखो 25 से, अच्छा ये 100 था, 25 से कितना आएगा देखो 25 ये 25 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा इसका, यानी कि 10 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10, है ना, ये आ जाएगा 10 ओम। अब देखो ये 50 है और ये 10 है, तो ये दोनों आपस में 180 डिग्री का फेज लेते हैं, तो इसको माइनस करना है आपको, तो 50 को 10 से माइनस करो तो 40 आ गया। बड़ा कौन है, C बड़ा है, तो C में करंट जो है ना वो लीड करता है, तो इस बार करंट लीड करेगा, तो करंट लीड कर रहा है, देखो बिल्कुल सही, ओके, तो सेकंड आ जाएगा, तो सही है फिर। और S का 1 आना चाहिए, S का देखो इस बार मैंने वैल्यू इसको बढ़ा दिया, 125 कर दिया, तो 125 अगर यहाँ करेंगे तो ये 5 यहाँ पे 5 वाला पार्ट आ रहा है ना, 125 आपने किया है तो कितना आएगा, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 125 के लिए ओमेगा L, ओमेगा है 400 और L कितना है 125 × 10⁻⁻3, तो 1 2 गया, 125 × 4, तो ये 500 हो गया जहाँ तक मुझे लग रहा है,
25 चौक 100, 4 एकम 4, 100 500, हाँ ठीक है ना। तो 0 0 500 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो एक जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 50 ओम। तो ये 50 ओम हो गया, और ये देखो 50 50 सेम ही है, ये भी 50 हो गया। तो ये 50 और ये 50 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ रहेगा 60। तो 60 के कॉरस्पॉन्ड यानी इसका डबल आएगा। तो पहले वाले का जो आया था उसका डबल 3 3 3 3, इसका डबल तो 1, ये देखो ठीक है ना। 1 1 1 1 1 कहाँ गया, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, आई की वैल्यू हम निकालेंगे ना, कहाँ गया, ये रहा। तो 300 बाई 60, 300 बाई 60 तो 5 आएगा, इसका भी आंसर 5 आएगा है ना। तो 5 वाला पोर्शन हम लेके चलेंगे, 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। एक बार मैं बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर। इसके लिए मैंने किया अगेन V0 बाई Z, और Z सिर्फ R रह गया। तो V0 कितना है 300, और इसका R कितना आया, केवल 60 आया। तो 60 से कट कर लो, ये आ गया 5 एम्पियर है ना। तो 5 एम्पियर मैक्सिमम तक जाएगा, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो 1 आएगा, ठीक है। P Q R, R हमने सॉल्व कर लिया था ना। R का क्या आया था बेटा, R का आया था, R का 2 आया था, सही है। और S का आ गया 1, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखिए, आपको एनर्जी के टर्म में रिलेट करना है, ठीक है। तो पहला है E(Z²) में इसमें से किस में होगा। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन लाइक एटम में ट्रांजिशन पे आता है। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो 5 होगा, तो इसका P का मैं रखूँगा 5, ठीक है। अब Z-1, तो Z-1 वाली जो बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम जब पढ़ते हैं तो एटम आकर के K शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो मोजलेस लॉ भी आता है वहाँ पे, याद होगा आपको। तो Z-1 का स्क्वायर होगा, तो मेरे हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगी। तो इसका हम रखेंगे 1। और Z-1 देखो, ये एक थ्योरी है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस थ्योरी में हम इसको लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसने लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये वाला पार्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है, इसलिए Z-1 का प्रोडक्ट पार्ट आएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z की बात करें तो वो बाइंडिंग एनर्जी होती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ Z, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है ना। तो S का होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से C ऑप्शन होना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल है, आप देखिए क्या आंसर आता है JEE एडवांस में, पर हमारे हिसाब से ये आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है ये पेपर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कुछ और इन्फॉर्मेटिव पार्ट लाएंगे। टिल देन, बाय बाय।